मैं साथ हूँ तुम्हारे। मानवी पीछे से गले लग बोली तो सिवाय के चेहरे पर सुकून के भाव भर गए। उसने मानवी को गले लगा कहा, थैंक्स। कुछ देर रुककर सिवाय ने कहा, मानवी कुछ भी हो जाए, मैं इन सारी परेशानियों पर से एक एक कर पर्दा उठाना चाहता हूँ। बहुत परेशान हो लिया। सिवाय के गालों को सहलाते हुए मानवी बोली, सिवाय अब तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। कब तक मेरे लिए लड़ोगे अकेले? ये कहते ही सिवाय मानवी के होठों पर उंगली रख धीरे से बोला, जब तक लड़ सकता हूँ तब तक। ये सुनते ही मानवी के चेहरे पर मुस्कान उभर गई और बोली, चले, भागवत वहां इंतजार कर रहा होगा, वरना हमारी केमिस्ट्री तो कभी नहीं रुकेगी। सिवाय ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ सही कही, चलो चलो। दोनों थाने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में थाने पहुंच गए। स्टे रूम में भागवत, शिंदे, पाटिल तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी बाहर खड़े कांस्टेबल ने चहक कर कहा, जय हिंद सर, जय हिंद मैडम। उसकी आवाज़ सुन शिंदे और पाटिल समझ चुके थे कि जरूर ऑफिसर सिवाय आए हैं, लेकिन ये मैडम कौन है? दोनों इसी कसमकस में उलझे हुए थे कि तभी अंदर घुसते हुए सिवाय ने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उनके पीछे घुसे कांस्टेबल ने फटाफट से कुर्सी सेट की और बैठने का इशारा करने लगा। ये देख सिवाय ने कहा, थैंक यू राम जी। राम जी इस स्टेशन के सबसे लंबे कांस्टेबल में से एक थे। सामने वाली कुर्सी के पास खड़ा भागवत मुस्कुराते हुए बोला, जय हिंद साहब, जय हिंद मैडम। ये देख शिंदे और पाटिल भी सिवाय के साथ हाथ मिलाते हुए मानवी की ओर देखने लगे। ये देख बिना समय गवाए पास खड़े भागवत ने कहा, यह है सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस मानवी सक्सेना। ये भोपाल से है, इसी केस के सिलसिले में यहाँ इनकी पोस्टिंग हुई है। हल्के से मुस्कुरा भागवत ने धीमे स्वर में सामने खड़े उन दोनों अफसर से कहा, तो पाटिल मुस्कुराते हुए बोला, ओह नाइस टू मीट यू। ये सुनते ही मानवी ने एक फेक स्माइल पास की और बोली, अरे भागवत मुझे भी तो बताओ जरा इनके बारे में। ये कहते हुए वो भागवत की ओर देख बोली तो हड़बड़ाए हुए भागवत बोला, ये है। तभी भागवत की बात को काटते हुए पाटिल बोला, अरे भागवत रहने दो यार, मैं खुद इंट्रोड्यूस कर लूंगा। ये कहते हुए पाटिल ने अपना सीधा हाथ मानवी की ओर बढ़ाया और कहा, माई सेल्फ सूर्यभान पाटिल, क्राइम ब्रांच, महाराष्ट्र। मुस्कुराते हुए मानवी ने कहा, नाइस टू मीट यू। तभी भागवत ने शिंदे की ओर हाथ से इशारा कर कहा, मैडम इनसे मिलिए, ये हैं। तभी सिवाय ने भागवत को टोकते हुए कहा, क्या यार भागवत, अभी तुम्हें पाटिल ने समझाया, फिर भी तुम शिंदे को मौका नहीं दे रहे। ये कहकर सिवाय ने शिंदे की ओर देख कहा तो शिंदे बोला, हेलो मैडम, माई सेल्फ शिंदे, तमिलियन हूँ, मगर तमिल में काम करने का अवसर कभी रहा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में ज़्यादा रहा हूँ। बाकी तो अब यहाँ की जर्नी है। मुस्कुराते हुए मानवी ने कहा, सही कहा, जिस जर्नी को हमें अब पूरा करना है। इतना कह सब एक साथ बैठ गए। पाटिल जो कि मानवी को ही घूरे जा रहा था, ये देख सिवाय को बुरा लग रहा था। पास बैठा भागवत मन ही मन बोला, पाटिल सुधर जा, मत देख मैडम को, वरना ये सिवाय अभी भी शिव की तरह रौद्र रूप धारण कर लेगा। ये कहते हुए वो इधर उधर होने लगा तो सिवाय ने भागवत को ऊंची आवाज में कहा, क्या बात है भागवत, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? भागवत हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ मेरी ठीक है सर। सिवाय, ओके। सिवाय खड़े हो बोला, आज की मीटिंग हमारे लिए खास है, क्योंकि जिस केस के सिलसिले में हम चार यहाँ आए हैं, अब उस केस को जल्द से जल्द बंद करना जरूरी है। लेकिन एक खास बात यह है कि किसी भी एंगल से आप भावुक ना हो, क्योंकि हमारी एक चूक हम पर भारी पड़ सकती है। मैं इस केस को एक दूजे में डिवाइड कर रहा हूँ। हमारा सबसे पहला मिशन है अभिषेक का सच खंगालना, लेकिन उसके साथ ही साथ आहूजा का सच जानना। मानवी हाथ उठाते हुए बोली, ऑफिसर राजपूत, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? सिवाय, या श्योर। मानवी, ऑफिसर मुझे लगता है कि अगर इस केस को सॉल्व करना है और चीजों को खंगालना है तो सबसे पहले हमें कहानी की नाजुक चीजों को पकड़ना चाहिए, जैसे आहूजा का सच, दूसरा आयुषी का सच। ये दोनों ही क्लू आपस में जुड़ा है, लेकिन एक दूसरे से परे है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से
ये दोनों ही इस केस के बहुत मामूली सा पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों ही साइड कैरेक्टर है। मुझे लगता है हमें एक एक कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक खास बात, इन्हें इतना भी मामूली ना समझे, क्योंकि जो सांप फुफकारते हैं वो सिर्फ डराते हैं, काटते नहीं। लेकिन जो फुफकारते भी नहीं वो काटने का काम करते हैं। इससे साफ है कि आयुषी वो सांप है जो सिर्फ दूसरों के दम पर फुफकार रही है, वही आहूजा वो सांप है जो शांत रहकर काटने का काम कर रहा है। तभी तालियों की आवाज से मानवी चुप हो गई, तो सिवाय कुर्सी से उठ बोला, वेरी गुड ऑफिसर मानवी, आपने बड़े ही आराम से इन दोनों की कहानी साफ कर दी। पाटिल कुछ सोचते हुए बोला, सही कहा ऑफिसर सिवाय। भागवत पाटिल को टोकते हुए, सर सिवा नहीं सिवाय। हंसते हुए सिवाय ने कहा, भागवत एक ही बात है यार। पाटिल आगे बोला, जब हम उस रोज जेल आयुषी से मिलने गए तो ये दोनों ही एक साथ थे। उसके बाद हमने देखा वो दोनों ही एक दूसरे से झगड़ रहे थे। सिवाय अपने सीट पर बैठते हुए बोला, पाटिल कुछ कैरेक्टर बिना प्ले के ही प्ले करते हैं। मुझे लगता है शिंदे और पाटिल, तुम अभी अभी आए हो, सो तुम इन दोनों की हिस्ट्री निकाल लो। और रही बात अभिषेक दिव्या की, तो वो मैं और मानवी देख रहे हैं। साथ ही आज के इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि हम 4 ही नहीं हैं, हमारी टीम बड़ी है जो अपनी अपनी जगह पर रह के चीज़ों को खंगाल रही है। समय आने पर उन सभी लोगों से मिलवाऊंगा, मगर अभी 2 लोगों से मिलवाना शायद जरूरी है। वे हैं नीरज बोस और आर्य बिष्ट। ये दोनों ही महाराष्ट्र के हैं और ये दोनों मेरे बचपन के क्लासमेट और एक अच्छे ऑफिसर हैं। इन्होंने कोल में भी अपना योगदान दिया। ये कहते हुए सिपाही रुक आगे बोला, वैसे इस केस के बहुत तेरे लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों खास तौर पर मिस मानवी के लिए आए हैं, स्पेशल सेफ्टी के साथ। दरअसल ये बात मिस मानवी खुद भी नहीं जानती, लेकिन जब मिस मानवी इस केस को सॉल्व करने आई थी तब यहाँ एक मीटिंग हुई थी जिससे सीनियर ऑफिसर सुरेश सर बेहद खुश थे। उन्होंने पहले सिर्फ मेरी ड्यूटी लगाई थी, लेकिन जब इस मानवी का किडनैप हुआ तो इस सेफ्टी को देख सुरेश सर ने एक और निर्णय लिया। वो थी सेफ्टी की, जिसके लिए उन्होंने इन होनहार ऑफिसर को मिस मानवी के लिए लगाया। ये सुन मानवी सन्न थी। वो दोनों ही ऑफिसर मुस्कुरा रहे थे। मानवी बोली, ओह, मैं सुरेश सर का धन्यवाद करना चाहूंगी। तभी शिंदे बोला, मुझे लगता है मिस मानवी हमें लीड करे तो हम इस केस को बहुत जल्दी सुलझा सकते हैं, शायद 1 महीने के अंदर, क्योंकि मिस मानवी किडनैपिंग के दौरान बहुत कुछ जान चुकी होंगी, जिसकी मदद से हम उस तक पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही सिवाय मुस्कुरा के बोला, सही कहा शिंदे, मुझे लगता है अब हमें अपने अपने कार्य पर जुट जाना चाहिए। ये कहते हुए वो सभी मीटिंग रूम से निकल बाहर आ गए। पीछे से सिवाय ने भी मानवी को टोकते हुए कहा, मेरी ऑफिसर सच में सिंसियर है, दादी ने सही कहा था। ये सुनते ही मानवी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, दादी जो कह दे वही तो समझ आता है इस दादी के चमचे को। ये सुनते ही सिवाय हंसते हुए बोला, ओ, जलने की कहीं खुशबू आ रही है। तुनकते हुए मानवी बोली, अरे चलो। सिवाय छेड़ते हुए, मानो मुझे दादी की बहुत याद आ रही है। मुंह बनाते हुए मानवी बोली, तो कर लो बात। सिवाय, सही कही, अभी फोन मिलाता हूँ। इतना कह सिवाय ने कनक जी को फोन मिला कहा, हेलो, नमस्ते दादी, कैसी हो आप? कनक जी खुश होते हुए बोली, आय हाय, जीता रे पुत्र, मैं तो अच्छी हूँ, तू बता। सिवाय, मैं भी अच्छा हूँ, बस आपकी बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही कनक जी भावुक हो बोली, हाय, एक तू ही तो है जो हमें याद करता है, वरना एक नालायक मानवी है जिसे फुर्सत तक नहीं हमें झूठ का भी कॉल करने का। ये सुनते ही पास खड़ी मानवी गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तुम दादी मेरी हो या इसकी? ये सुनते ही सिवाय की हंसी छूट पड़ी। वो हंसते हुए बोला, देखो दादी कैसे कैसे ये मुझसे ये लड़ती है, बिल्ली की तरह झपटती है मुझ पर। कनक जी हंसते हुए बोली, अरे जोई, तेरी ओरहन सुनने को ही बचा था क्या? दादी को हंसता देख उषा जी कमरे से निकल आई और कनक जी के इशारे से पूछी, कौन है? तो कनक जी बोली, तेरी बेटी का बेटा फोन किया है। ये सुनते उषा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर गई और वो खुश हो बोली, मुझे ही बात करना है, दो जरा।
तभी मानवी बोली, देखो ना माँ, ये दादी का चमचा मेरी कितनी इंसल्ट कर रहा है और ये दादी मेरे ही मजे ले रही है। इतना कह मानवी मुंह फुलाए बैठ गई तो सिवाय बोला, दादी गोलगप्पू आपका बगल में बैठ गया। गोलगप्पू सब सुनते ही मानवी सिवाय से उठ ज्यों पीटना चाहिए। तभी सिवाय दौड़ते हुए आगे बढ़ा तो मानवी उसके पीछे भागी। उन दोनों को यूं हंसते खिलखिलाते देख दूर खड़ा भागवत बोला, रब ने बना दी जोड़ी। पास खड़े सिंधे पाटिल कुछ समझते तभी सिवाय ने जोर से कहा, दादी बचाओ मुझे, वरना ये शेरनी मुझे कच्चा खा जाएगी। ये सुनते ही मानवी रुक गई और पलट कर देखी तो लगभग लोगों की नजर उनके ही तरफ थी। ये देख वो चुपचाप जा खड़ी के पास खड़ी हो गई। वही सिवाय फोन पर हंसते हुए बोला, दादी डर गई आपकी शेरनी। ये सुनते ही पास बैठी उषा जी बोली, वो जोई है, मेरी बेटी जितनी नरम उतनी सख्त, कर ले परेशान। सिवाय ने हंसते हुए कहा, प्रणाम माँ, कैसी हैं आप। आज सिवाय ने पहली बार उषा जी को माँ कहकर पुकारा था। ये सुन भावुक हो उषा जी बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो। कल से तो नया साल लग रहा है। ये सुनते ही सिवाय सन्ने रह गया और बोला, ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। थैंक यू माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, उसे पूरा करके मैं आपसे बात करता हूँ। अरे अरे ये कैसी बातें कर रहे हो सिवाय, क्या हो गया तुम्हें। कु- कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, ये मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तब तक आप चाहो तो मानवी से बात कर लो। उषा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, हम लोग आराम से शाम को बात करते हैं। इतना कहे उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और सिवाय एक नज़र मानवी पर डाला तो मानवी उसे ही घूरे जा रही थी। ये देख सिवाय ने हंसते हुए कहा, थैंक यू मुझे इतना प्यारा परिवार देने के लिए। सिवाय के मुंह से ये सुनते ही मानवी की रात वाली सारी बातें रिकॉल हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अपने थैंक यू और सॉरी नहीं बोलते मिस्टर राजपूत। ये सुन सिवाय को किसी अपनेपन का साथ सा लगा और वो भागवत को आवाज़ देते हुए बोला, भागवत जरा सुनना। भागवत भागते हुए आया और बोला, यस सर। सिवाय कान में कुछ कहते हुए, भागवत ओके, ठीक है सर, हो जाएगा, डन। इतना कहते हुए भागवत वहां से चला गया। दूर बैठी मानवी चुपचाप ये सब देख रही थी और इशारे से पूछी, क्या हुआ। सिवाय मुस्कुराते हुए सिंधे और पाटिल की ओर बढ़ गया। सिंधे पाटिल को आयुषी की अब तक हिस्ट्री को बता रहा था। दोनों आहूजा की आहुति देने की ढूंढ रहे थे। तभी पीछे से आते सिवाय ने कहा, ओह ग्रेट। पाटिल अपनी कड़ी आवाज में बोला, ऑफिसर आयुषी जेल से कैसे भागी ये पता चल गया है। ये सुनते ही सिवाय कुछ सोच बोला, कैसे, तुम दोनों तो यही हो, फिर कैसे। सिवाय की ये बात सुन पाटिल बोला, दरअसल मेरे पास जेलर का नंबर है, जिस वजह से मुझे पता लगा कि उसे किसी बाहरी ने नहीं बल्कि किसी भीतरी शख्स ने भगाया है। वो कोई और नहीं बल्कि एक कैदी है, मान जी। हम बस उसकी ही डिटेल निकाल रहे हैं। मान जी, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सिवाय ने धीमे से कहा तो पाटिल बोला, क्या। तभी सिंधे बोला, ओह लो भाई, अपन लोग को जेल के भीतर ही हर सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। ये देखो जेलर ने व्हाट्सअप किया है। सिवाय, ओह ग्रेट। सिंधे लैपटॉप पर जल्दी जल्दी उंगली फेरता है और फिर वीडियो को प्ले करता है। सीसीटीवी फुटेज को देख सब परेशान हो गए क्योंकि अब तक फुटेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिसकी उम्मीद उन लोगों की थी। तभी पीछे खड़ी मानवी बोली, वो देखो आयु किसी कैदी से बात कर रही है। ये देख सिवाय सिंधे पाटिल एक टक उस दूसरे तरफ चलने वाले फुटेज को घूर कर देखने लगे, लेकिन उस फुटेज में आयु बात कर वापस अपने कैदी गृह की तरफ बढ़ गई। ये देख वे सभी निराश हो गए। सीसीटीवी फुटेज में इसके आगे कुछ भी नहीं था सिवाय उस कैदी से बात करते देखने के अलावा। सिंधे बोला, कुछ तो झोल है बाबा, यहाँ कुछ तो चल रहा है जो हमें नहीं दिख रहा, मगर हमें अभी ये सोचने वाली बात है कि आखिर आयु गई कहाँ। ये तो अब बिन गए पता नहीं चलेगा। इतना कहते ही सिंधे उठते हुए पाटिल से बोला, मैं जेल निकल रहा हूँ, तुम आहूजा पर नजर रखो। ये कहते हुए सिंधे जैसे आगे बढ़ा, मानवी बोली, सिंधे आई थिंक मुझे भी साथ चलना चाहिए। ये सुनते ही सिंधे खुश हो बोला, ओके ऑफिसर। ये देख सिवाय ने परेशान हो सिंधे से कहा, सिंधे ध्यान रखना मानवी का। इतना कह सिवाय पाटिल से बोला,
तो मिस्टर पाटिल, हम भी चले अपनी यात्रा पर। ये कहते हुए वे सभी वहां से निकल गए। जेल के बाहर पहुंच शिंदे मानवी से बोला, ऑफिसर, आप जब तक मांझी से बात करिएगा तब तक हम जेल की अच्छी तरह से तहकीकात करेंगे। ये कहते दोनों जेल की ओर बढ़ गए। रोज की तरह जेल में दोपहर का खाना बढ़ रहा था। मांझी किसी पर दादागिरी दिखा रही थी। शिंदे और मानवी जेलर से बिना मिले सीधा जेल के अंदर पहुंचे। वहां का नजारा देख मानवी दंग थी। एक लंबी कतार में झाऊ झाऊ झगड़ की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर बाद उस लड़की ने उसी भीड़ में एक लड़की को लथेड़ कर मैदान में खींचते हुए लाई और उसे बड़ी बेरहमी से मारते हुए बोली, तेरी बहुत आवाज निकल रही है, दादा बनेगी, मांझी को गाली देगी, मांझी को। मांझी। ये सुनते ही शिंदे और मानवी उस ओर बढ़ गए जहां लड़ाई हो रही थी। वहां खाना बांटा जा रहा था। ये देख मानवी नरम आवाज में बोली, मांझी। इतनी नरम आवाज सुन मानवी खींचते हुए बोली, कौन है रे तू? मुस्कुराते हुए मानवी बोली, तेरी उम्मीद। मांझी हंसते हुए बोली, उम्मीद? देखने में तो तू सेटूड बेटूड है रे। तू क्या किया कि यहां आने की नौबत आ गई? ये सुन मानवी वही जमीन पर बैठते हुए बोली, जरूरत मुझे नहीं, उन लोगों को है जो तुम्हारी राह देख रहे हैं। मानवी की बात मांझी के समझ से परे थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, कौन मेरी राह देख रहा है रे? तपाक से मानवी बोली, अनाथालय के बच्चे। ये सुनते ही मांझी का दिल पिघल सा गया और वो मानवी के करीब आ बोली, तू तू अनाथालय से आई है? मानवी हाँ में सर हिलाते हुए बोली। तो मांझी खुश हो बोली, वाह, वह मेरी परी है, मेरी बच्ची। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े और वो धीमे से बोली, परी ना जाने तू कितनी बड़ी हो गई रे। ए दीदी, सच में तू हमें यहां से निकाल चलेगी मेरी परी के पास? ये सुन मानवी समझ चुकी थी कि उसे आगे क्या करना था। उसने आहिस्ता से मांझी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मांझी, मैं तो इसीलिए आई हूं। मांझी खुश हो चिल्लाते हुए बोली, तू सब हरामजादी यहीं मर, देख मैं यहां से आजाद हो रही। मानवी मांझी का हाथ पकड़ते बोली, शोर नहीं, वरना ये सब चलने को तैयार हो जाएंगे। तुम अगर परी तक पहुंचना चाहती हो तो उसके पहले तुम्हें कुछ जरूरी बात पूछना है हमसे। ये सुन मानवी बोली, मांझी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो मांझी बोली, क्या दीदी, क्या पूछना है, बोलो। मुस्कुराते हुए मानवी आहिस्ता से धीमे से बोली, मांझी, मुझे पता लगा है कि यहाँ एक लड़की आई। क्या नाम बताया था शिंदे ने? मानवी ने हल्के ड्रामे के साथ कहा, ओ हाँ, याद आया, आयुषी। वही तुझे यहाँ से बाहर निकालने देना नहीं चाहती, क्योंकि उसने तेरे पर आरोप लगाया है कि तूने उसे बड़ी बेरहमी से पीटा है, वरना मैं तेरे को आज की अभी ले चलती। गुस्से से मांझी दांत पीसते हुए बोली, साली कुतिया, खुद तो भाग निकली और मुझे फंसा दी है। ये सुन मानवी ने आश्चर्यजनक हो कहा, क्या कहा, भाग निकली? मांझी, हाँ, भाग निकली साली, कल ही तो भागी है, हरामजादी। मेरे से मदद मांग रही थी, देख मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई। कुछ सोच मानवी बोली, मगर मुझे पता चला है कि वो तुझे मारने के वास्ते इधर आई थी, क्योंकि वो अभिषेक की खास थी। अभिषेक का नाम सुनते ही मांझी गाली देते हुए बोली, रंडवा कहीं का, कोड हो जाए उसे, एक नंबर का मवाली, नीच है। ये कहते हुए मांझी घिघियाते हुए रो पड़ी। उसे रोता देख मानवी कंफ्यूज हो बोली, क्या मांझी का अभिषेक से कोई नाता है? यही सोचते हुए मानवी बोली, मांझी संभालो खुद को, क्यों रो रही हो? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम परी तक पहुंच सकती हो। रोते हुए मांझी ने कहा, अब बिगड़ने को कुछ बचा ही कहाँ है, सब कुछ तो लूट गया हमसे, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी बच्ची। ये सुनते हुए मानवी बोली, किसने किया ये सब? गाली देते हुए मांझी बोली, वही साला नीच अभिषेक। अभिषेक। ये कहते ही मानवी चौंकते हुए बोली। तो मांझी बोली, हाँ वही नीच, एक नंबर का लड़कीबाज, दारूबाज है, और अपने बाप के तरह। उसने दिव्या दीदी के साथ जो सुकूल किया
वो किसी से कहने लायक नहीं है। तुम दिव्या को जानती हो? कैसे? हैरानगी से मानवी ने कहा। तो मांझी बोली, जानते नहीं रहे हैं उनके साथ। हम उनके गांव के हैं। हमारा नाम मांझी नहीं माया है। माझी नाम तो उन नीचों ने दिया है। एक रोज दिव्या दीदी कॉलेज से जब लौटी तो हम वही दरवाजे पर खड़े हो पौधों को पानी दे रहे थे। दिव्या दीदी रोते हुए घर में आई और सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ये देख उनके पिता सुरेश रैना हड़बड़ाए हुए उनके पीछे भागे तो वहां दिव्या दीदी का कमरा बंद था। ये देख वो सब परेशान हो बोले, दिव्या खोलो बेटा, क्या हुआ? दिव्या गेट खोलो। मगर दिव्या दीदी ने अंदर से कुछ नहीं कहा। हम भी भागते हुए वहां पहुंचे तो सुरेश चाचा रोए जा रहे थे। वो लगातार दरवाजा खटखटाए जा रहे थे लेकिन दिव्या दीदी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। बहुत देर बाद जब वो दरवाजा खोली तो रोते हुए हमसे गले लग बोली, माया काश हम मर गए होते तो अच्छा रहता। मगर दीदी ऐसा क्यों कह रही हो? माया वो अभिषेक, सिसकते हुए दिव्या बोली, वो अभिषेक आज हमारे साथ वो सब। इतना कहती वो घिघियाते हुए रो पड़ी। हम समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहती है, मगर हमारा खून खौल गया क्योंकि एक बार जब दिव्या दीदी को वो घर छोड़ने आए थे तो हम उस वक्त गार्डन में पौधे को पानी दे रहे थे। वो नीच हमें एक लगातार घूरे जा रहा था। ये देख हमारा जी किया उसे चप्पलों से पीट दे, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते थे? वो दिव्या दीदी के दोस्त थे। मगर उस रोज जब वो रोने लगी तो हमारा माथा घूम गया और हम अगले ही दिन उनके कॉलेज पहुंच गए। अभिषेक अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ये देख हमारा आपा खो बैठा और हम अपने बैग से कच्चे अंडे निकाल और उसके मुंह पे दे मारे। इस बात से खफा हो उसने हमें बहुत पीटा। कॉलेज के सभी लड़का लड़की हमें देख रहे थे। उन लोगों ने हमें इस कदर मारा कि हम बदहोश वहीं बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो हम किसी कमरे में थे। हम हड़बड़ाए हुए उठे तो देखे सामने 4 लड़के दारू पीकर गंदे गंदे गाली दे रहे थे। हम वहां से जैसे भागे वो हमारे पीछे भागे। कमरा काफी बड़ा था। हम दौड़ते जा रहे थे। उन लोगों ने हमें हर तरफ से छेक लिया और उसी बीच उनमें से एक लड़का बोला, ए लड़की रुक, जा नहीं, तुझे भागना बहुत महंगा पड़ेगा। इसकी सजा तो तुझे भाई देंगे। अगर तू नहीं रुकी तो समझ ले। ये कहते हुए वो हमारे पीछे भागे और हम सामने लगे बंद दरवाजे से जा लड़े। उसी वक्त हम बेहोश हो वापस से गिर गए। अब सुबह से रात होने को थी। कमरे में घनघोर अंधेरा छाया था। हमारी आंखें खुली तो सामने अभिषेक और उसके साथी घूम रहे थे। ये देख हम डर गए, लेकिन शायद भागने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। हम हाथ जोड़ रोने लगे तो अभिषेक ने हमें बिस्तर पर पटकते हुए कहा, तुझे माफी चाहिए? चल लेट, तुझे माफ करते हैं। इतना कहे वो सब जोर जोर से हंसने लगे। इतना कहे वो सभी एक एक कर हमारे आबरू से खेलते रहे। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई हमें सुनने वाला नहीं था। हम समझ चुके थे कि दिव्या दीदी उस रोज क्यों रो रही थी। ये कहते वक्त उसकी आंखों से आंसुओं के सैलाब बह रहे थे, मानो बीते जख्म उभर आए हों। ये सुनते ही मानवी समझ चुकी थी कि आखिर अभिषेक कितना बड़ा कमीना है, नहीं बलात्कारी भी है। थोड़ा रुक कर मानवी बोली, तुम्हारा नाम कैसे बदला? मेरा नाम राजेश दत्ता ने बदला था। वो भी बेटे जैसा अय्यासबाज हरामी है। उन दोनों ने मेरी पहचान, नाम सब बदल दिया। मेरी परी उन्हीं कमीनी की देन है। जब मैंने शिकायत किया तो वो कमीने मुझे इस कैद खाने में बंद करवा दिए। मगर अब प्रतिशोध की आग जलेगी। अब इन रावण का अंत होगा। मार डालूंगी मैं इन दोनों बाप बेटों को। ये सुन मानवी बोली, तुम्हारी इस लड़ाई में हम साथ हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ दिन यूं ही बिताने होंगे जिससे किसी को शक ना हो और हमारा काम भी आसान हो जाए। ये सुनते ही मांझी आंसुओं को पोंछते बोली, बस एक बार अपनी बच्ची का चेहरा देखना चाहती हूँ, फिर मुझे पढ़ने का आदेश ही क्यों ना मिल जाए, मैं हंसते हंसते गले लगा लूंगी। ये सुनते ही मानवी भावुक हो बोली, मांझी हम तुम्हें तुम्हारी बेटी से जरूर मिलवाएंगे। इतना कह मानवी जेल के बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे सिंधे भी भागते हुए आया और बोला, क्या हुआ, कुछ हाथ लगा? मानवी मुस्कुराते हुए बोली, मछली ढूंढने गई थी,
मगर मगरमच्छ ही मिल गया। मांझे का सच अब मेरे पास है।